जिंदा रहना तो प्रधानमंत्री को नहीं मिलना। कहाँ है राघव चड्ढा? जो रील्स चलती थी राघव चड्ढा की चमक दम की, खत्म हो गई। राज्यसभा के सांसद हैं। 750 वोट नहीं है उनके पास। राजा वडिंग के घर के अंदर की कुछ बात बताओ भाई पार्टी के। बोला घर के अंदर तो कुछ रहा ही नहीं, जो अंदर था वो तो सब सड़क पे बाहर है। यही कांग्रेस है। मेरे को ये बता दो, अमित शाह के सामने कुछ चू कर सकता है? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कहेंगे कि डर कहेंगे? मैं राहुल जी से एक ही बात सीखता हूँ कि खौफ निकालना है अपने मन में से। और प्रियंका जी से क्या सीखते हैं? भगवंत मान को आप फोका मुख्यमंत्री कहते हैं। हाँ तो फोका ही है और क्या है। गैंगस्टरवाद चरम सीमा पे, करप्शन चरम सीमा पे, कर्जा चरम सीमा पे, ड्रग्स चरम सीमा पे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर आप लॉरेंस बिश्नोई को खुला चैलेंज देते हैं। 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मार कर, और मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। किसी ने इतनी हिम्मत जताई हो कि वो लॉरेंस बिश्नोई को सीधा चैलेंज जिसने किया हो, कोई एक व्यक्ति आप देश में बता दीजिए। टेल मी वन। तो सोच रहा था कि आप और चरणजीत सिंह चन्नी कभी एक ही साथ एक सीट पर अगल बगल बैठे हो क्या? थोड़ा मोटा परिवार में मनमुटाव हो जाता है। ये मनमुटाव कितना बड़ा, हाथ से बताइए ना जरा। ये थोड़ा हाथ ज्यादा फैला लिया है। नहीं, ऑप्शंस तो बहुत थे ना। और चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप उसमें कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, कि वो फैसला गलत नहीं था। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। मेरे को इस कुर्सी से प्यार नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी ने मेरे को दिया है, वो शायद मेरी माँ होती या मेरा बाप होता, वो मेरे को दे ना सकता। अगर मैं लड़ा तो मैं भगवंत मान को भी हरा दूं। आपने जो बोला, मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए दोबारा ध्यान से, क्योंकि मैं लड़ता ही जीतने के लिए हूँ। कभी ऐसा मौका आया, अरे यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, यहाँ अब चल नहीं पाऊंगा? लेकिन राजा वड़िंग को सौदेबाज थोड़ी है। छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। नहीं, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, राहुल गांधी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का एक वीडियो आया, उसमें वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कह रहे हैं हेलो अंकल। तो एक अमरिंदर वो भी हैं और एक अमरिंदर और भी हैं जो मेरे सामने हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, और पंजाब में चुनाव अगले साल की शुरुआत में है। अभी देख रहा था राजा साहब कि पार्लियामेंट तो साइन डाई हो गया, आप लोगों ने चलने नहीं दी, तो वहाँ जो नारे लग रहे थे ना मकर द्वार पे, लग रहा था एक ही बंदा है वहाँ, राजा वड़िंग। हाँ भाई, देश के नौजवानों की बात थी, तो हम उसका जवाब अब चाहते थे कि आदरणीय देश के गृह मंत्री जी ये बताएं कि उन बच्चों पर जिन पे पायलट्स गन चली, जिनके प्राइवेट पार्ट्स पर पुलिस ने मारा है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो इसलिए पूछ रहा था ना, मुझे लगा कि आप कैसे बात करेंगे, गला बैठ गया होगा, कुछ आजकल गुनगुना पानी ले रहे होंगे इतने जोर जोर से। नहीं नहीं नहीं, गला तो जिसका गला डेलीगेट हो वो बैठ जाता है। अच्छा। हमारा गला तो पूरा पका हुआ है। अच्छा। जैसे ये नारे तो जैसे एक कलाकार रियाज करता है ना, हमारे लिए ऐसे होते हैं कि जैसे गला साफ होता है, इससे गला पकता है, रियाज और इलेक्शन जाने से पहले की तैयारी, मतलब पंजाब इलेक्शन की तैयारी का रियाज हो गया। वो पक जाता है फिर गला, फिर बैठता नहीं। अब तो अच्छा खासा समय हो गया आपका पार्लियामेंट में, तो चूंकि आप मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, तो सबसे ज्यादा दोस्ती आपसे मतलब किसके साथ छनती है एज ए पार्लियामेंट्रियन? पार्टी में? पार्टी भी ना, पार्टी दूसरी के भी, इसमें क्या है, दोस्ती तो किसी से हो सकती है। दोस्त तो सभी लोग अच्छे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे मैं कहूँ तो सुप्रिया जी, सुप्रिया सुले, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव, ये अच्छे लगते हैं ये लोग, और इनसे बातचीत होती रहती है। अपनी पार्टी में मानिक टैगोर जी हैं, हाई बी ईडन है, ये तमाम साथी हैं जिनसे पूरी दोस्ती पड़ती है। कभी ऐसा हुआ कि पंजाब के जो 7 लोग हैं आप लोग टोटल भाई, उनमें से किसी से नहीं है कांग्रेस के जो एमपी हैं? नहीं, सभी अच्छे हैं, एवरीवन इज वेरी गुड, बट मेरा डॉक्टर अमर सिंह जी, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखते हैं हम। डॉक्टर अमर सिंह पुराने ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और चेयरमैन रहे एफसीआई के, और दिग्विजय सिंह के साथ उन्होंने एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 10 साल काम किया है, तो उनसे बातचीत करता रहता हूँ। औजला जी हैं, सभी साथी हैं, ऐसा कोई किसी से मनमुटाव तो नहीं है। मैंने ढूंढ रहा था ना लोकसभा में वीडियोज,
तो सोचा था कि आप और चरणजीत सिंह चन्नी कभी एक ही साथ एक सीट पर अगल बगल बैठे हो क्या? लोकसभा में तो नहीं बैठे। क्यों, जानबूझ के? नहीं, उनकी सीट मेरे से आगे है बिकॉज CWC मेंबर हैं वो, मुख्यमंत्री रहे। जानबूझ के वाली तो कोई बात नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता या वो मेरे साथ नहीं बैठ सकते। ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इज कैंपेन कमेटी चेयरमैन, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि हम इकट्ठे, आप जो पूछना चाहते हैं कि हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते। जल्दी आपको इकट्ठे बैठे फोटो भेज देंगे अगर आप चाहेंगे। वो आपने कहा ना कि इकट्ठे के साथ की फोटो भेज देंगे, तो जरा चलते हैं थोड़ा सा 5 साल पहले चलते हैं। साल 2022 में जो हालात थे, बगावत की स्थिति जैसी थी, फिर चरणजीत सिंह चन्नी आए, सब कुछ हुआ, कुछ इस बार भी उसी टाइप से आपको नहीं लग रहा माहौल है कि एक तरफ राजा वर्डिंग है, पार्टी के बाकी सारे लोग दूसरी तरफ हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मेरे से तो सभी लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रिस्पेक्ट देम, मेरे से बड़े हैं, लेकिन एक्चुअली मेरी अपनी एक विचारधारा है जो राहुल गांधी जी की विचारधारा है। मेरा बाप कोई सरपंच नहीं था, दूर दूर तक पॉलिटिक्स हमारे घर में कहीं दिखती नहीं थी, और मैं ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करता था यूथ कांग्रेस का, एंड मैं जिसका ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करता था, फिर मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, एंड ऑल ऑफ सडन मेरे को एक टेलीफोन आता है राहुल गांधी का। बीच वाला एपिसोड ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर बताऊंगा तो। मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, MLA बन गया, कि आपको यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। जनार्दन द्विवेदी का फोन आया कि फोन खुला रखना, राहुल गांधी का फोन आ रहा है। मैं जेल में किसी की मुलाकात करने जा रहा था, पंजाब में थे आप? पंजाब में। तो एक प्राइवेट नंबर से फोन आता है, इसे राजा, मैंने आपको ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। तो आप मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या मेरे साथ। और आप मानोगे नहीं, जब मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो 5 किलो मेरा 10 दिन के अंदर अंदर वेट उठ गया कि मैं इसको चलाऊंगा कैसे चलेगा ये सिस्टम। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया मेरे को। मैं बना, और यूपीए सरकार गई थी, प्रदर्शन किए, लड़ाई लड़ी, आनंद आने लगा, पूरे देश में लड़ाई लड़ी। अब मेरी वही सोच है कि राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जब मैं 42 साल का था। मैं कितने लोगों को उस घेरे के अंदर डाल दूं जो घेरे में घुसने नहीं देते। मैं उस सर्कल के अंदर लोगों को डालना चाहता हूं। राहुल गांधी ने किसको डाला? मेरे को, जिसका बाप सरपंच नहीं था, और मेरे जैसे और भी बहुत लोगों को डाला। एज यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हुआ, मैं उस सर्कल के अंदर लोगों को डालना चाहता हूं। हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि अगर कोई मेरे से खफा है, अदरवाइज आई हैव नॉट डन एनीथिंग बैड। कोई मैं इलेक्शन नहीं हारा, लड़ाई लड़ता हूं, और जब कांग्रेस के हालात नाजुक थे, हम 80 सीट हुआ करती थी हमारे पास, 18 पे आ गए हम लोग, जिसमें से एक मैं जीता, और बड़े बड़े लोग भाग गए पार्टी छोड़ के, जाखड़ जैसे लोग, अमरिंदर सिंह जैसे लोग, और 8 मंत्री चले गए। कैन यू बिलीव दैट? जो मिनिस्टर थे हमारी सरकार में, चुनाव हमारे से लड़े, वो चले गए। तब भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मच गई, और उस वक्त मेरे को कहा कि तुम संभालो। वही स्थिति जब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में वहीं पर ही, तो फिर 4 साल लगे। और मैं बड़ी बात, छोटा मुंह और बड़ी बात है, मैं आपको अपनी वो नहीं बड़ाई नहीं करना चाहता हूं। ये सबकी मेहनत थी जो हमने संगठन खड़ा किया। अमरिंदर सिंह बड़ा नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर वो 8 सीट जीते मेंबर पार्लियामेंट की। उस 18 सीट जो हमारे पास आई थी,
हमने 7 सीट जीती, एक आधी और जीत जाते, लोकसभा वाली। एक और जीत जाते अगर टिकट हम ठीक दे देते। किसकी बात कर रहे हैं आप? आई डोंट वांट टू, वो मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि फिर खुल के बात करते उससे तो बताने में क्या नहीं, है? उससे फिर पार्टी में ऐसे ही शोर मच जाता है इस बात के लिए। एक आधी सीट और आ सकती थी, बल्कि उस कांग्रेस में, उस दौर में जब मेरे को पीसीसी बनाया कोई झगड़ा नहीं था, तो हम 7 सीट जीते। ये जो आप कहे ना कि 1-2 सीटें और जीत जाते आप, तो क्या मतलब टिकट बंटवारे में आपका कंसेंट नहीं था? नहीं, देखो कंसेंट होता है, बट कई बार पार्टी को अकोमोडेट करना है, किसी को टिकट देना है, और ऐसा नहीं है कि कोई हारने के लिए दिया था, हो सकता था कि वो भी जीत जाए, कोई और व्यक्ति भी जीत जाए। मेरे को लगता है उसमें कोई पार्टी का बायसनेस नहीं था, लेकिन रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट था। या कहीं ना कहीं अगर वो गलती ना हुई होती। सीट कौन सी थी? ऐसा अब फिर तो सीट बता दी तो फिर नाम बता दूंगा मैं आपको, इतना तो मैं समझदार हूँ। नहीं आप और नहीं, उससे क्या है ना, मैं नाम और सीट बताने में कोई आपत्ति नहीं है, फिर व्यक्तिगत को लगता है कि शायद कोई मेरे बारे में कह रहा तो था। बहुत सारी चीजें, आई डोंट वांट टू से, मतलब कि उसको लगेगा कि मैं फिर इसका मतलब वीक। एक और फ्रंट खोल लिया आपने। नहीं, फ्रंट नहीं, फ्रंट से मैं डरता नहीं हूँ, जितने मर्जी खुल जाए, जितने भी लोग आपके खिलाफ नहीं, फ्रंट, देखो ये पॉलिटिक्स में अगर फ्रंट खुलने से डरोगे आप तो फिर राजनीति नहीं कर सकते, आपको खुल के खेलना होगा। फ्रंट से मैं डरता नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं किसी को पिंच नहीं करना चाहता कि किसी को कोई मेरे मुंह से कोई निकली बात बुरी लगे, चाहे वो मेरा साथी हो या ना हो। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते। आप ऐसे कर लीजिए। अच्छा, मुझे एक बताइए, मैं आपका एक स्टेटमेंट देख रहा था अभी जब आप लोग गए थे, पंजाब में थे आप और बघेल जी, तो ये है कि आप कह रहे हो, राजा वड़िंग कह रहे हैं कि पार्टी सबसे बड़ी होती है, पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है, और पार्टी कहेगी तो मैं प्रधान, मतलब जिसको स्टेट प्रेसिडेंट कहते हैं, उससे इस्तीफा दे देंगे। तो कई लोग ये जानना चाहते हैं, जब मैं आपके पास आया तो कई लोगों ने कहा, तो हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के क्यों नहीं आप क्विट कर देते कि भाई जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा है, लो भाई मैंने छोड़ दिया, जिसको जो करना करो, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल, लेकिन जिसने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, लाइक राहुल गांधी जी, वो बोलेंगे यार हमारा घोड़ा तो लड़ने से पहले ही भाग गया है। मेरे को इस कुर्सी से प्यार नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी ने मेरे को दिया है, वो शायद मेरी माँ होती या मेरा बाप होता, वो मेरे को दे ना सकता। आपको पता है, मैं एक बरसाती में रुकता था यहाँ पर, एमपी को, एक एमपी के घर जो होता है ना, क्वार्टर, उसके ऊपर एक बरसाती होती है, उसका जो केयर टेकर होता है, उसके लिए रुके थे नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में। हाँ है ना, नॉर्थ एवेन्यू ऊपर बरसाती होती है केयर टेकर के लिए, जो सफाई करता है शाम। किस एमपी के यहाँ रुकते थे? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं और एक विकास उपाध्याय लड़का है, वो छत्तीसगढ़ का, हम IYC में मैं प्रवक्ता था, रोज रोज किराया नहीं दिया जाता था, कहाँ रुके होटल में। फिर हमने एक तमिलनाडु का कोई MP था, उसके केयर टेकर को हमने पटाया, उसको हमने 10,000 रुपया महीना देने लगे, आधे वो डालता था आधे मैं डालता। एक डबल बेड लगाया, एक छोटा लगाया, हमने वॉशरूम थोड़ा ठीक ठाक करा लिया। तो हमने बोला भाई MP तो आता नहीं है, तू नीचे सो जाया कर, हम तेरी बरसाती में सोंगे, तू 10,000। हम कभी कभार आते थे महीने में 5, 7, 8 दिन। तो आज मेरे को गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे घर मिला गया है। कहने का मतलब कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, और स्पेशली राहुल गांधी, और ये प्रधानगी प्रेसिडेंटशिप तो ऐसी हजारों प्रेसिडेंटशिप कुर्बान। राजा वड़िंग को, मेरे को मेरा नेता खुश चाहिए, राहुल गांधी। मॉरल ग्राउंड्स पे मैं दे दूंगा, मेरे को ये लगता है कि, और ऐसा ग्राउंड नहीं है कि सब लोग खपाएं। नीचे जनता, जो नौजवान साथी हैं, जो नए संगठन हैं, आपने उनसे नहीं पूछा होगा, वो कहेंगे कि अगर ये चला जाएगा तो हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे जैसा व्यक्ति आज जो हमारा अध्यक्ष है, उसको हमारी पीड़ा पता है, ये हमें उस कुर्सी पे बैठाएगा। ऐसा नहीं है कहता पंजाब, हाँ किसी को हो सकता है मैं अच्छा ना लगता हूं, लेकिन अगर मैं खुद छोड़कर भाग जाऊंगा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है,
तो मेरा नेता क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि अभी हर बूथ कांग्रेस मजबूत को लेकर के आपके प्रभारी भूपेश बघेल और आप लोग पंजाब में कई जिलों में गए। अब ये था मामला कि हर बूथ को मजबूत किया जाए, यही आपका एजेंडा रहा होगा, इसीलिए आप गए थे कि पार्टी में वो हो। अब उधर से ये आ रहा है कि ये कांग्रेस का नहीं था, राजा वडिंग को बड़ा दिखाना है, राजा वडिंग की मजबूती के लिए, उनके लिए ऐसा लग रहा था। नहीं, देखो, वो हमारा ब्लॉक के कार्यक्रम थे, ब्लॉक का कमेटी आई थी, जो हमने संगठन खड़ा किया, जो 15 साल पहले हमारा संगठन है ही नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बाद ब्लॉक कमेटीज बनी, मंडल कमेटीज बनी। पिछला चुनाव हम बिना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लड़े, जो 2022 वाला चुनाव था। हमने बूथ पर लोग आइडेंटिफाई किए, BLA2s बनाए, उनको हमने बुलाया था मोबिलाइज के लिए कि भाई उनको मजबूत करें कि आप चिंता मत करें, तकड़े रहें, कैसे लड़ना है, बूथ पर आपने वोटर लिस्ट को चेक करना है। अगर वोटर लिस्ट चेक नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी भाई की वोट ना मिले। बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट के, आप तो यही चाहते होंगे कि पूरी पार्टी एक साथ दिखे, पर उसमें कोई दिखा क्या? चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा, कोई देख ही नहीं रहा था, आप और भूपेश बघेल। देखो, एक तो विधानसभा चल रही थी, वो तो 5-6 दिनों की थी। नहीं 10 तारीख कर चली। हाँ, ऐसे मत कहें। हाँ, तो पार्लियामेंट भी चल रही थी। बाद बाकी लोग तो MP थे। नहीं, पार्लियामेंट भी चली। हाँ, पार्लियामेंट तो चली नहीं रही थी। नहीं, बट पार्लियामेंट में रहना तो कईयों लोगों का जरूरी होता है ना। बीइंग ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है कि अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लग रही बात। हाँ, जो आपकी बात ठीक है, मैं उससे इधर उधर की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि जो सही है, थोड़ा मोटा परिवार में मन मिटाव हो जाता है, मियाँ बीवी में हो जाता है, वो मामला अलग है। नहीं, मेरे कहने का मतलब भाई भाई में हो जाता है। तो ऐसा मन मिटाव जो थोड़ा मोटा है, आने वाले दिनों में आपको सब लोग एक मंच पर इकट्ठे दिखेंगे हम लोग, और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे ठोक। ये मनमुटाव कितना बड़ा, हाथ से बताइए ना जरा। अभी मेरे को तो लगता है इतना ही है, आपने तो थोड़ा हाथ ज्यादा फैला लिया है। नहीं, मैंने ये तो आपको करना है। इतना छोटा सा है, इतना मन मिटावा, देख लेना जब एक दिन खत्म होने में आएगा, ऐसे एक चुटकी। 1 जुलाई को कमेटियां आई, आज हम अगस्त आधा निकल रहा है, तो महीना तो हुआ है, तो अभी तक तो हो ही नहीं पाया। अब 6 महीने पार्लियामेंट बाद आगे चुनाव बीच में 19 दिन की। अब आप देख लेना, जल्दी आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, ये सब लोग इकट्ठे घूम रहे हैं। पंजाब के लोगों के लिए और भगवंत मान को उतारने के लिए, भगवंत मान को उतारने के लिए और पंजाब को बचाने के लिए, जो आज पंजाब के हालात कर दिए हैं, उसके लिए हम सब लोग अपने अपने स्वार्थ छोड़कर इकट्ठे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है पंजाब। नहीं तो पंजाबी हमें माफ नहीं करे। पंजाब और पंजाबियत को अगर जिंदा रखना है तो ये झाड़ू पार्टी को वहां से उखाड़ फेंकना है। कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां से शुरू हुआ था, 2022 से। आपको मजा भी वहां से आ रहा है जहां से? नहीं, कहानी वहीं से शुरू हुई है ना। मैं जानना चाहता हूं, ऑप्शंस तो बहुत थे ना, जाकर साहब थे, रंधावा साहब थे, बहुत लोग थे। एक फैसला हुआ चुनाव से ठीक 3.5 महीने पहले, यही वक्त रहा होगा, और चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप उसमें कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे। आज अगर हम आपसे पूछें कि वो फैसला गलत नहीं था, ना हुआ होता तो कांग्रेस आज यहां नहीं होती। वो मेरे से पहले की बात है, और पुराने फैसले के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करनी मेरे लिए जायज नहीं है, मेरे को लगता है। ये फैसला हाईकमांड का था, जो फैसला हाईकमांड का होता है उसके आगे हम सब आप खुल के बोलते हो। मैंने आपसे ये नहीं सोचा था। मेरा फैसला, उसमें मेरे पास मैंडेट ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मैंडेट कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी जी का है, उसको ना तो मैं गलत कह सकता हूं। एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, चूंकि आप पंजाब में 3 बार विधायक रहे, मेरे को ये लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सरकार बनने के वक्त, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह काम तो कर नहीं रहे थे, टोटली कॉम्प्रोमाइज से, और उनको लगता था मैंने अपनी पारी खेल ली है। वो फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारने वाला पहले कर देना चाहिए था।
एक साल में ही बदल देना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि जहां सरकार बने, सरकार बनने के बाद तुरंत हर साल बाद एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट गवर्नमेंट का होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट का मंत्री जहां कोई मुख्यमंत्री परफॉर्म नहीं करता उसको उतार देना चाहिए। मतलब मोटे तौर पे जो आपने कहा उसको हमने ये समझा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम चेंज करने वाला फैसला पहले लेना चाहिए था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उसमें से किसी और को देना चाहिए था अगर वो फैसला पहले लिया गया। एवरीबॉडी इज कोई देखो, उसमें मैं कैसे कह सकता हूं कि फला ऑप्शन इज बेटर एंड फला ऑप्शन इज नॉट बेटर, क्योंकि उस कल को मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी किसको बनाती है ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है, राहुल जी का और खड़गे साहब का। मैं कहूं कि नहीं वो अच्छा था, वो नहीं अच्छा था, और मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है। नहीं, आप समीक्षा करते हो ना। नहीं, हु इज बेटर और हु इज नॉट बेटर, नहीं उसमें सीधा सीधा दैट मैंडेट इज विद राहुल जी एंड खड़गे साहब विद कांग्रेस पार्टी, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। ये किसी के पास और मैंडेट होना भी नहीं चाहिए, और उनके फैसले को फिर तो कांग्रेस के फैसले को आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि नहीं ये फैसला गलत था। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का फैसला बिल्कुल जायज होता है। मान लीजिए कि उस वक्त कैप्टन साहब के बदले में किसी एससी समाज के बदले में किसी और पे जट शेख या किसी और को बनाया गया होता तो कांग्रेस के लिए रिजल्ट कुछ और होता। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे को लगता कि क्योंकि इस बात के लिए भी कोई मैथोलॉजी तो है नहीं कि इफ समबडी विल से कि मैं कल को कहूं कि अगर मैं रहूंगा तो गवर्नमेंट आ जाएगी, और मैं नहीं रहूंगा और कोई रहेगा तो फिर गवर्नमेंट आ जाएगी। ऐसा कोई पॉलिटिक्स में सेट फार्मूला तो है नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चर्चा होती है, और एज ए आप बीते साल से पॉलिटिक्स में हैं, जो बात होती है कि भाई कांसी राम साहब पंजाब के थे, अगर दलित पॉलिटिक्स इतनी वहाँ होती, उसके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसके फायदे होते, बेनिफिट्स होते, तो वो यूपी क्यों जाते, क्यों शिफ्ट करते। उस तरीके से वोटरों का पोलराइजेशन नहीं होता है। पंजाब के लोग प्योर सेकुलर अगर कहीं आपको दिखेंगे तो पंजाब के लोग दिखेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर एग्जैक्टली राइट। वहां पर आपको ये नजर नहीं आएगा कि दलित है तो दलित उसको वोट डालेंगे, कि दलित उसके पक्ष में डल जाएंगे। सबसे ज्यादा पंजाब का दलित मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हाँ काफी, और मेरे को वोट डालता है, और अगर दलित ना हो तो शायद मैं चुनाव ना जीतूं। ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब बंदा व्यक्तिगत अगर अच्छा हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो और उसमें दम हो, चाहे वो किसी जाति का हो, लोग उसके पीछे चलते। आप मतलब कि मैंने ये देखा है, अनुभव किया है, बंदे में दम होना चाहिए। जाति की बात पंजाब में नहीं चलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये जो कहते हैं दलित चेहरा बना दो और ये कर दो, ये सब चलता नहीं। आई डोंट, नहीं, मैं कह रहा हूं हमें हर वर्ग की जरूरत है, दलित की भी जरूरत है, क्रिश्चियन, सरदारों की, हिंदूज की, हमें सब वोट डालते हैं। बट पर्टिकुलरली आप कहोगे फलां बंदे को बना दो या फलां जाति को बना दो, ऐसा कुछ होगा? आई डोंट थिंक सो एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, मैं देखा आप जो अभी ये हर बूथ कांग्रेस मजबूत वाला था, बहुत सारे वीडियो देखे हमने आपके। उसमें एक ये वाला वीडियो भी था जिसमें वो एक चन्नी के सपोर्टर कहे जाने वाले को आपने उन्हीं के मोबाइल से फ़ोन लगवाया 2 दफ़े, फिर फ़ोन उठा नहीं, फिर आपने कहा कि भाई मेरा नंबर रख लो, मैं तो हर वक्त फ़ोन उठाता हूँ। उसी में कुछ चीज़ें आई, सड़कों पे लगा हुआ है कि भाई भूपेश बघेल जो हैं वो जनरल डायर हैं, चन्नी आरएसएस के एजेंट हैं। एक जगह आपने भी बोला आरएसएस का एजेंट। नहीं, मैंने चन्नी साहब को नहीं बोला आरएसएस को। नहीं, मैंने कहा आपने बोला, तो आपकी पार्टी के अंदर आरएसएस के एजेंट हैं क्या कुछ? देखो, बात ये है कि राहुल जी कुछ स्लीपर सेल की तो बात करते हैं। हाँ, मैं इसी पर से आने वाला था। और देखो, पार्टी में ऐसा एग्जैक्टली मैं कहूँ नॉट वर्कर, कोई एक आधा व्यक्ति होता है जो साठ गांठ लगा के रखता है दूसरी पार्टी के साथ। एज बिट्टू ने लगाई, आपने देखा होगा। रवनीत बिट्टू को राहुल जी बहुत प्यार करते थे। राहुल जी की वजह से वो 3 बार संसद बना, और अगर कांग्रेस ना होती तो संसद नहीं बनता। इस बार हार गया, लेकिन उस आड़ के नीचे उधर वो अमित शाह जी से बात कर रहा था।
नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा था, धीरे धीरे उनकी गोदी में जाकर वो बैठ गया। तो ये सब क्या आपने- राहुल गांधी जी ऐसे लोगों को स्लीपर सेल कहते हैं, और राहुल गांधी जी ने बहुत बार अपने मंचों से कहा है कि देयर आर स्लीपर सेल्स। आपको लगता है पंजाब कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं? देखो, मैं पंजाब कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, हर पार्टी में कोई ना कोई स्लीपर सेल जरूर रहता है जो अपना इधर उधर सांठ-गांठ लगा के रखता है। हमें उनसे बचने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब मैंने देखा है ना कि आप कई जगहों पर डेटा का बहुत जिक्र करते हैं कि इतनी सीटें थी, इतने जीते, इतने हारे, ये हुआ वो हुआ। जैसे आपने कहा विधानसभा में 80 से हम आ गए 18 पर, अगर मैं नहीं जीतता तो रह जाते 17। मालवे में 69 सीट, इसमें पार्टी जीती 2 सीट। मैं नहीं बोल रहा, सब आपका बोला हुआ है। हाँ, एक मैं और दूसरा जाखड़ साहब का भतीजा। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब 13 में से 8 सीटें जीती। अभी आप बता रहे थे मैं कुछ नहीं था, हमारी सरकार नहीं, फिर भी हम जीते 7। और आपने ये भी कहा कि ठीक से मिल गया होता टिकट तो 1-2 और इजाफा हो जाता। पर एक का जिक्र नहीं करते हैं आप, वो बताता हूँ। एक डेटा मैं भी देता हूँ आपको। मई में म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव था, उसमें आपका जो मजबूत किला है गिद्दरबाह, वहाँ आम आदमी पार्टी 19 में से 17 सीटें जीत गई। अच्छा सुनिए, अगर आप म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव की बात करोगे, आप ओवरऑल, ना ये वाला मैं बताता हूं। तो अगर ओवरऑल परसेंटेज भी निकालोगे, जितने चुनाव हुए, चाहे पंचायत के, चाहे निकाय के, चाहे म्युनिसिपल कमेटी में, तो ऑपोजिशन पार्टी जो होती है उसका 20 साल का डेटा आप निकाल लीजिएगा, तो हमारे से वर्स्ट परफॉर्म करती है। हमने अच्छा परफॉर्म किया पूरे पंजाब के अंदर, नंबर 1। अब आइए आप गिद्दड़बाह की। यहाँ से आप 3 बार विधायक रहे। अब सुनिए, आप गिद्दड़बाह मेरे खाते में डालोगे कि लुधियाना मेरे खाते में डालोगे? आदमी तो अकेला ही हूं। दोनों आपके खाते में। मैं जगरांव जीता, मैं दाखा जीता म्युनिसिपल कमेटी। पार्लियामेंट में 3 रूरल आती है, 30 सीट हम जीते कॉरपोरेशन लुधियाना में, और 3 रूरल सीट है, उसमें से 2 जगह पर हमारी कमेटी में ज्यादा लोग जीते। अब भाई गिद्दड़बाह की बात। गिद्दड़बाह जब आपने मेरे से छुड़वाया, जब मैं पार्लियामेंट लगा, तो लोगों को लगा कि भाई तुम्हारे को यहां से एमएलए बनाया था, किसने कहा था पार्लियामेंट लड़ने को? तुम तो हमारे व्यक्ति थे, हमने ऑल ऑड्स के खिलाफ तेरे को चुनाव लड़ाया। अब तू चला गया लुधियाना, मैं राहुल जी के आदेश हुए तो उस गदार के सामने चुनाव लड़ने चला गया, बिट्टू के सामने। अभी आएंगे उस पर भी। तो मैंने उसको हराया। अब गिद्दड़बाह में जाता 2.5 महीनों बाद हूं, 3 महीनों बाद जाता हूं, क्योंकि बीइंग ए पीसीसी, बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और लुधियाना मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन म्युनिसिपल कमेटी मेजर कर ली, लेकिन वहां जो हमारी जिला परिषद और ब्लॉक समिति थी, वो हम अच्छी खासी 9 सीट जीते। सेकंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वहां पर आज भी हमारा वोट इंटैक्ट है। वहां अकाली दल हमेशा चुनाव लड़ता रहा है। मैं बाई इलेक्शन भी जीतता, लेकिन अकाली दल ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा। मेरे को जो 2022 में 50,000 वोट पड़ी थी, उतनी वोट मेरी धर्मपत्नी ले गई। जानी कि जो अकालियों का कैंडिडेट था वो झाड़ू का कैंडिडेट हो गया, और चुनाव जो चिन्ह था तकड़ी का अकाली दल का, वो गायब हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ता तकड़ी के चुनाव पर, क्योंकि बादल साहब लड़ते रहे पहले, फिर मनप्रीत लड़ता रहा, तो मेरे को लगता है वो अपना वोट शेयर ले जाता, तो मेरे हिस्से आ जाता काम। सेम हैपेंस इन म्युनिसिपल कमेटी। कहीं ना कहीं अकाली दल और झाड़ू का वोट मर्ज हो गया, और इसमें बड़ी राजनीति रहती है। सुखबीर बादल को लगता है कि इसको हराना जरूरी है, ये इसको यहां से इस जिले से उखाड़ दें, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जो कांग्रेस को के लिए खड़ा रहा है गिद्दड़बाह में। अगर इसको उखाड़ देंगे, दूसरों को तो बाद में निपेट लेंगे, क्योंकि वो बादलों का जिला है, बादल का गढ़ है। मेरी सीट कभी जीते ही नहीं थे 42 साल में। वहां पर बेअंत सिंह बाई इलेक्शन लड़ने गए जब मुख्यमंत्री थे, तब भी नहीं जीते।
मैं हारी हुई सीट को 42 साल बाद 3 बार रिटेन किया हूं। अब अकालियों को लगता है राजा वड़िंग को यहां से माइनस करें, दूसरों को बाद में समेट लेंगे। सो बेसिकली दीज आर द ऑल द रीजंस। मतलब आप कह रहे हैं कि राजा वड़िंग के मामले में दोनों एक हो जाते हैं, सुखबीर बादल और भगवंत मान। भगवंत मान और सुखबीर इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन जो लोकल कैंडिडेट था वहां, वो सुखबीर का ही बंदा था, पहले सुखबीर से चुनाव लड़ता था। उसके लिए मेरे को हराने के लिए सब लोग इकट्ठे थे कि एक बार इसको उड़ा दें। तो ये कारण रहा गिदड़बा में, जो आपने कहा कि 2 सीट्स आई हैं। और सेकंड, दिस म्यूनिसिपल कमेटी इलेक्शंस एंड अगर आप ऐसी बात करें, मेरे पास या किसी के पास भी, पिछली बार झाड़ू के पास ना तो कोई काउंसलर था, ना कोई सरपंच था, ना कोई जिला पार्षद था, लेकिन वो स्वीप की। जरूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट कितनी सीट जीते हो और फिर कितनी जीतोगे, उस हिसाब से नहीं चलता है। हाँ, आप जो पूछना चाहते हैं, गिदड़बा में हम 2 सीट जीते, पर ऐसा भी है बहुत से लोग एमएलए हारे या नहीं हारे, वो उसके बाद वहां रिटेन किए। ये थोड़ी थोड़ी लोगों को, फिर हमारी कमेटी थी लास्ट टाइम, उसका भी एंटी इनकम्बेंसी रहता है कि पिछली कमेटी ने परफॉर्म कैसे किया है। सिद्धू मूसेवाला के गीत गाने आप बहुत सुनते हैं ना, तो राहुल जी को आप ही ने उनके गाने सुनवाए क्या, जब वो पिछली बार लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के दौरान वो आए थे, जब उन्होंने 295 वाली बात बोली थी? नहीं, मैंने राहुल गांधी लाइक सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग्स। या कैसे पता चला आपको? देखा मैंने राहुल जी की काफी लाइकिंग, 1-2 बार जब पर्सनल भी मैं राहुल जी को मिला हूँ, एंड ही लाइक्स हिज सॉन्ग्स, वो उनको पसंद है वो मेरे। एंड राहुल जी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को, राहुल जी की अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है। कोई व्यक्ति राहुल जी को ये नहीं कह सकता कि उनकी वजह से वो पसंद नहीं करते होंगे और किसी व्यक्तिगत की वजह से किसी से नफरत नहीं करेंगे। तो वो उनकी अपनी पसंद है। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिद्धू मूसेवाला के गाने पसंद है तो राहुल जी को भी पसंद होंगे। नहीं, मुझे लगा आपने उन्हें बताया कि देखो भाई सुनो। नहीं, ही लाइक्स दैट। पूरा देश सुनता है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर आप लॉरेंस बिश्नोई को खुला चैलेंज देते हैं, पंजाब की जनसभाओं में उनके गाने को आप सुनते हैं, ठीक है, उनको न्याय दिलाने के लिए भी लगता है कि आप बात उत करते हैं। एक आपका पार्लियामेंट का स्पीच भी है, तारीख थी 1 जुलाई 2024। आपने कहा था सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वालों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। हमारा साथी था सिद्धू मूसेवाला, दुनिया में उसका नाम था, टाइम्स स्क्वायर पर उसका गाना बजता है। उसके साथ हुआ क्या, 28 साल के नौजवान को 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। ये सब आपने बातें कही थी, सही है। उसके बाद आप पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी थी आप। हाँ, जो फिल्म बन रही थी। हाँ, ऐसा क्या हो गया था? याचिका डाली वही उसी पे जो फिल्म बन रही थी। हाँ, तो वो कह रहे थे पंजाब, मैं उसका विरोध कर रहा था कि गैंगस्टर की उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है मूवी बनाकर, इतना क्या है उसमें। और मेरा विरोध था कि बीजेपी ने एक नया कानून बना दिया गुजरात सरकार ने कि साबरमती से लॉरेंस बिश्नोई को कोई लेकर नहीं आ सकता। अदरवाइज प्रोटेक्शन वारंट पे कोई भी सरकार किसी भी गुनेगार को किसी स्टेट में ले जाकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन ये नया कानून बन गया कि अगर किसी ने पूछताछ करनी है तो भाई वहां आके साबरमती जेल में ही कीजिए। आप लॉरेंस बिश्नोई को किसी और स्टेट में लेके जा नहीं सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? वो लड़ाई है, आज भी है। लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि आज तक जो बंदे ने सिद्धू मूसेवाले को मारा है उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है और वो साबरमती जेल में बंद है। उसके लिए ये तमाम इंतजामात हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? सिद्धू मूसेवाला, बहुत से लोग ये भी कहते थे कि कुछ एजेंसियों का काम है सिद्धू मूसेवाला की हत्या। सिद्धू मूसेवाला का जो मामला है आपका बड़ा इमोशनल है क्या? मेरा नहीं है, पूरे देश के पंजाबियों का इमोशनल मामला है। लोग उसको प्यार करते थे, नौजवान साथी था, काफी कुछ सच बोलता था। बलकौर सिंह से जो उनके फादर हैं उनसे कब से मुलाकात नहीं हुई आपकी? होंगे तकरीबन 5-6 महीने। 5-6 महीने। आप सिद्धू मूसेवाला को लेकर इतनी बातें करते हैं, उनके फादर हैं बलकौर सिंह,
वो तो चन्नी साहब के साथ दिखते हैं। और एक बात भी उन्होंने कही कि उनको हरियाणा जाना था, डबवाली में एक कोई कार्यक्रम था जहां उनकी मूर्ति का अनावरण होना था। दुष्यंत चौटाला ने मूर्ति स्थापित की थी, वो जाना चाहते थे। बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट आपने उनको जाने नहीं दिया। मतलब आप सिद्धू वाला की मूसेवाले की बात करते हैं और उनके फादर जो बलकौर सिंह हैं वो एकदम डेड अगेंस्ट हैं आपकी। देखो ये कैसे हुआ है? बात ये है कि पता नहीं, ये तो बलकौर सिंह बता सकते हैं कि वो मेरे अगेंस्ट क्यों है, जहाँ वो है या नहीं है। अरे खुल के कह रहे हैं वो नहीं है या नहीं है। दूसरी बात, मैंने कभी बलकौर सिंह जी ने जो मेरे को कहा, मैंने वो ना नहीं किया, जो भी उन्होंने कहा। मतलब जो भी मेरे को उन्होंने कहा, क्या उन्होंने कहा? कार्य किए, कहे, कोई काम कहा, मैंने उनको किसी बात की ना नहीं कहा आज तक। और आज भी मैं उनका सम्मान करता हूं। हो सकता है उनको किसी बात की मेरे से नाराजगी हो, और ये बात जो आप कह रहे हैं ये तभी कहते वो, ये तो आज हरियाणा के इलेक्शन हुए को 2 साल हो गए। आज हरियाणा के इलेक्शन हुए को 2 साल हो गए। उसके बाद तो मेरे साथ वो दिल्ली में भी यहाँ प्रचार करके गए हैं, अभिषेक दत्त के यहाँ पर चुनाव प्रोग्राम पर, जो अभी कांग्रेस के सह प्रभारी बने। हाँ, बलकौर सिंह जी के मन में क्या है, जो क्या सोचते हैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि सिद्धू के पिता हैं। जरूरी नहीं है कि क्योंकि मैं उनके पिता हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूंगा, चाहे वो भले ही मेरे से खफा हो, लेकिन मेरा नाता सिद्धू मूसेवाले से था। अब क्या हुआ है, कभी किसी दिन बैठ के बातचीत करेंगे बलकौर सिंह जी से, अगर कोई ऐसा समय आया तो उनसे पूछ लेंगे कि भाई मसला क्या है। क्योंकि राजनीति में ना बहुत सी चीजें हो जाती हैं। मेरे को लगता है वहां 2-4 लड़के और हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है, जो टिकट ढूंढ रहे हैं, जो पिछली बार एस्पिरेंट्स थे जब सिद्धू मूसेवाले को टिकट मिला है। अब वो इस बार भी काफी अग्रेसिव अपना काम कर रहे हैं। 3-3 बार उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले उसके पिताजी लड़े हुए हैं। तो हो सकता है ये उनके मन में मलाल हो। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उनके मन में है क्या बात। वो मेरे से नाराज है, लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाले के पिताजी हैं। वो 1000 बात भी मेरे खिलाफ अगर करेंगे तो मैं उनके खिलाफ कभी बात नहीं करूंगा। और वही बलकौर सिंह जी हमेशा मेरी तारीफ करते थे कि राजा ही है कि जो मेरे बेटे के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहा है, और खड़ा रहा हूं। जब तक सिद्धू था, सिद्धू हमारा भाई है, था और रहेगा। बस मैं ये जानना चाहता था, आपने कहा ना कि वो आपके लिए बहुत तारीफ करते थे, आपके साथ रहते थे। बीते कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया कि वो खुलकर कहते हैं कि चन्नी साहब जिंदाबाद? उनको चन्नी साहब अच्छे लगने लगे होंगे, जब चन्नी साहब अच्छे लगते होंगे, उनको लग रहा होगा कि चन्नी साहब के अगर मैं साथ रहूंगा तो मेरा पॉलिटिकल कैरियर सुरक्षित रहेगा। इसमें कौन सी बात है? तो चन्नी साहब कौन से कोई उनको पाकिस्तान अच्छा लगने लगा है? चन्नी साहब भी तो अपने भाई हैं। आप ये बोलते हैं ना, अगर कैसे एतबार कर लूं मैं, बताइए कैसे? अब चन्नी साहब अगर अच्छे लगते हैं उनको, तो ये तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं, मेरे को ये बता दें आप, क्या कोई और व्यक्ति पंजाब का इस तरीके से डेयर कर सकता है पार्लियामेंट में लॉरेंस बिश्नोई को चेतावनी दे सकता है? या किसी ने दी हो, किसी ने इतनी हिम्मत जताई हो कि वो लॉरेंस बिश्नोई को सीधा चैलेंज जिसने किया हो, कोई एक व्यक्ति आप देश में बता दीजिए, टेल मी वन। पंजाब की विधानसभा ने राजा वड़िंग ने खड़ा होकर किया कि बदला तो लेंगे। मैं यही तो सोच रहा। नो आई डोंट नो, आप उनसे बात करें, लेकिन मेरे को कोई व्यक्ति, बहुत से लोग, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे सिंगर बब्बू मान, मेरे इलेक्शन में वो आए थे। हालांकि मैंने तो कभी, लेकिन मैंने बब्बू मान जी से भी, क्योंकि संपर्क टूट गया इस बात का, ही इज अ वेरी गुड मैन, अच्छा आदमी, क्योंकि उसको लगा कि मैं सिद्धू के साथ ज्यादा हूं और सिद्धू के माँ बाप को कुछ और लगता था। मैं कभी उसके बाद, मैं और बब्बू मान जी नहीं मिले,
एक वो लड़का है कोई नया मनकीरत औलक, उनके साथ उनके परिवार का हो गया। मैं कभी नहीं मिला उस लड़के को, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है। मैंने इसलिए नहीं मिला कि परिवार ये सोचेगा, हालांकि और लीडर्स बहुत मिलते हैं उनको, और लीडर जिनके ये संपर्क में है, बलकौर सिंह जी, वो मिलते हैं, मैंने ऐसा फोटो देखा नहीं। मिलते हैं, लेकिन मैं नहीं कभी मिला। क्यों? रीजन बीइंग कि उनको लगेगा कि यार शायद राजा, हाँ, अपने एथिक्स होने चाहिए यार। अंदर देखो, मैं आपके बारे में कुछ बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को अंदर पता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं अभी आपसे जब आ रहा था बात करने के लिए, तो मैंने कहा कि भाई राजा वर्डिंग के घर के अंदर की कुछ बात बताओ भाई पार्टी के। बोला घर के अंदर तो कुछ रहा ही नहीं, जो अंदर था वो तो सब सड़क पे बाहर है। यही कांग्रेस है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कांग्रेस। इंटरनल डेमोक्रेसी है, इससे नुकसान भी होता है और इससे फायदा भी होता है। मेरे को ये बता दो, अमित शाह के सामने कुछ चूं कर सकता है? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कहेंगे कि डर कहेंगे? नहीं, डिसिप्लिन है ना नहीं, भाई, कैसे- फैसला हो गया। आपको क्या लगता है कि 250 व्यक्ति, 300 व्यक्ति और पूरे देश के लोग अमित शाह के फैसले को और नरेंद्र मोदी जी के फैसले को सही मानते? लोगों ने तो ये भी कहा, बीजेपी के सांसदों ने ये भी कहा कि जंतर मंतर पे गुंडे आए हुए थे। किसकी वजह से? क्योंकि अमित शाह जी का डंडा था और मोदी जी का डंडा था। हमने कल कहा झारखंड में गलत हुआ है, हमें किसी ने नहीं पूछा, हमने कहा गलत हुआ है, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी बीजेपी के व्यक्ति में जरूरत नहीं, मेरे को कहा उन्होंने, कहते भैया माइक पे थोड़ी बोल सकते हैं। बीजेपी के सांसदों ने कहा कि यार गलत तो हुआ है, लेकिन वो डर है। बीजेपी के सांसदों ने आपसे कहा? बीजेपी के सांसद, बीजेपी के बड़े नेता बहुत से ऐसे जो कैंटीन में मिलते हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है जंतर मंतर पे। कैंटीन में आप लोग बात कर रहे थे? हाँ, बैठते हैं, खाना खाते हैं इकट्ठे। कहने का मतलब ये इंटरनल डेमोक्रेसी भी है। हमें किसने नहीं कहा कि आपने सरकार कोलिशन में है और आपने झारखंड के बारे में बयान क्यों दिया? है किसी में जरूरत? उसमें तो लोग ये कह रहे थे कि राहुल जी हेमंत सोरेन को सीधे फोन करते कि भाई ऐसा है, बच्चों को बुलाओ, बात करो, हमारी भी सरकार, उनका तो स्टेक है वहां। तो वो खैर वो कहानी छोड़ी, मैं पंजाब पे लौट के आता हूं। तो मेरे कहने का मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी इज देयर इन द पार्टी। ये से, हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इससे नुकसान होता भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज दबाई जाए। हम खुल के, राहुल जी कहते हैं कि खुल के बोलिए, नो प्रॉब्लम। हम राहुल जी की किसी बात को नहीं अच्छा लगता तो हम उनको कह देते हैं और वो हमारी बात सुनते हैं, अपना फैसला बदलते हैं। लेकिन इससे नुकसान ये है कि उसको बहुत से लोग बहुत बड़ी लिबर्टी ले जाते हैं और उससे फिर पार्टियों को नुकसान भी होता है। जो आप कह रहे हैं मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा। हाँ, अच्छा होता कि हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़े। हमारे अंदर मनमुटाव थोड़े थोड़े हैं जो मेरे को लगता है कि ठीक हो जाएंगे, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं होते तो और अच्छा होता, आज हम और आगे होते। मैं कोई डिनाई नहीं करूंगा इस बात को। जब राहुल गांधी की चर्चा हो रही है ना, तो प्रियंका गांधी का भी जिक्र आता है। कई बार ये होता है ना कि प्रियंका संकट मोचक बन के आ जाती, कुछ इस तरह के जो मामले होते हैं कि भाई यहाँ बहुत दिन से लिंगर ऑन कर रहा है, कई बार ऐसे मामले आते हैं, आपको भी पता है। दोनों के काम करने में क्या वर्क, मतलब स्टाइल में क्या फर्क है राहुल गांधी प्रियंका गांधी? देखो, लोगों ने तो ये भी कह दिया कि भाई बहन में कोई ऐसी है, लेकिन दोनों एक ही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी में कोई अंतर नहीं है काम करने के तरीके में। ऐसा समझ नहीं आया। दोनों भाई बहन में, दोनों मेरे को लगता है हर छोटी से छोटी चीज, जो मेरे को लगता है, मेरे को पता नहीं है, आपस में सलाह करते हैं। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, वो एक दोनों भाई बहन का फैसला रहता है। और प्रियंका जी का रोल जो मैं देखता हूं कि भाई के लिए हमेशा, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा, कहीं भी कहा, ऐसे खड़ी रहती हैं कि जैसे मैं हूं, खड़ी हूं। वो एक मेरे को प्रियंका जी में बहुत अच्छी बात लगती है, जो कि आम साधारण आपको दिखने को नहीं मिलती। बेशक उनको अपने पर्सनली कुछ कहती होंगी, लेकिन दैट्स अ वेरी दिस थिंग कि अगर, और फिर
उनका जो अपना स्टाइल है कि उन्होंने हर बात सामने वाले को कह देनी है, लेकिन वो तरीके से। एंड राहुल जी तो निडर आदमी है, निडर आदमी है, जिसको कोई खौफ नहीं। मैं राहुल जी से एक ही बात सीखता हूं कि खौफ निकालना है। और प्रियंका जी से क्या सीखते हैं? प्रियंका जी के से सीखता हूं कि खड़े रहना है, अपनों के साथ खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो, और खड़े रहना है। ये गोल कतीरा है, मेरी पंजाबी थोड़ी सी कमजोर है। गोल कतीरे को सर्कल बोलते हैं। सर्कल बोलते हैं हम पंजाबी में ना वो पहले हम जब खेलते थे गिल्ली डंडा या कुछ और चीज, गिल्ली डंडा तो मैं भी खेला। वो एक लेके उसको गोल कतीरा पंजाबी में बोलते थे, ऐसे उसको सर्कल बना लेते थे। अच्छा, तो आपने कहा गोल कतीरा, तो मैं अब जानता नहीं, तो इसीलिए आपने पूछ लिया। जिसे आप पंजाब में तोड़ने का दावा करते हैं, अपने हर स्पीच में इसका जिक्र करते हैं, ये जो गोल कतीरा मामला है क्या? ये एक्चुअली क्या है कि उदाहरण के तौर पे सुनील कुमार जाखड़ आजादी के बाद वही चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, हबोर से। पिताजी लड़े, फिर वो लड़े। उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है, एक जिसको हम पंजाबी में गोल कतीरा बोलते हैं। तब तो वो है ही नहीं पार्टी में। सुनिए तो सही, मैं उनकी उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा बहुत से नेताओं ने बनाया हुआ पंजाब में। बेसिकली उन्होंने अपनी जंगीर बना लिया है उसको, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को। कई बार तो कॉन्स्टिट्यूंसी जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, मतलब कि कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घुस नहीं सकता है। अब जब मैं अपनी बात सोचता हूं, 2012 का राजा वड़िंग, तो गिदड़बा में ऐसे ही था, गोल कतीरा बना हुआ था, सर्कल बना हुआ था। तो मैं ठहरा ऐसे ही, मैं धरने में भी जाता था, धरने में जहां 50 लोगों का धरना बना है। मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, तो धरने में जाके मैं बैठ जाता। धरने में भी मेरा नाम नहीं लिया जाता, और उनको ने किसी आम व्यक्ति को बुला देंगे, लेकिन ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी को बोलने का समय नहीं देंगे मंच पे चढ़ के कि राजा वड़िंग जी आए हैं, इनको हम बुलाते हैं। धरने में बैठा हूं भाई, बारात में तो आया नहीं हूं, तो बैठा रहता। फिर जनता कहती कि नहीं भैया इसको भी बुला दो बेचारे को। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे एंटर हुआ, लोगों को लगने लगा कि ये बंदा तो ठीक है। एक व्यक्ति था जो चला गया इस दुनिया से, जो चुनाव लड़ता था वहां से। मैं 2007 में चुनाव की टिकट मांगता था, मेरे को टिकट नहीं मिली, तो मैंने बोला अब क्या करूं। 2012 में मिली, तो मैं उसके चुनाव प्रचार में चला गया, उसके बिना बुलाए। तो मैं भाषण देने की मेरे को आदत थी, मैं आगे भाषण देता था कि अब मैं भाषण दूंगा, रघुबीर प्रधान जी आए, हमारे कांग्रेस के नेता आए हैं। तो उसने देखा यार ज्यादा चमक रहा है लड़का, उसने कहा यार सुनो, तुम मेरा टाइम खराब करते हो उसके चुनाव में। लेकिन मैं अपनी पहचान भी बना रहा था, लेकिन उसके लिए अच्छी वक्ता अच्छा था, लेकिन उसको ये बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा यार सहमत मत। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, मैं उससे गांव में पहले ही चला जाता। जब वो अंदर घुसता धर्मशाला में भाषण देने के लिए, तो मैं कहता अच्छा भाई लोगों धन्यवाद, कांग्रेस को वोट देना, ताकि उसको गंदा ना लगे। इस तरीके से मैं उस सर्कल में, गोल गतीरे में घुसा। नहीं तो घुसना, देखो मैं उसके कार्यक्रम में, उसको उसकी सभा में उसका प्रचार करने के लिए पहुंचा हूं, फिर भी ही डोंट वांट दैट, क्योंकि इनसिक्योरिटी है पीछे घूम रही। ये लड़का एक दिन अंदर घुस जाएगा और ये लूट लेगा। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, हाँ, तो मैं वो काम कर रहा हूं। नए जो लोग हैं उनको घुसा रहा हूं अंदर, जो राहुल गांधी जी ने मेरे को बनाया है। और मैं उनको कहूं कि ये मैं 50 नए लोग आपको दे के जा रहा हूं, जो सर्कल के बाहर थे, जिनको मैंने अंदर घुसाया है। दैट्स तो ये जो कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत होती होगी? अरे बाप रे बाप, दिक्कत। अब ये तमाम सारी दिक्कतें उसी की। कौन सी तमाम सारी? थोड़ी जो दिक्कतें आप बात करते हो, फला नाराज क्यों है, ये सारी दिक्कतें उसकी है, उसी की दिक्कत है। ये गोल कतीरा इतना भारी है? यस, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। आप घुसने की कोशिश मत करना। आप किसी
गोल गतीरे में घुस जाओगे तो आप देखना कि सीधी आपकी भी परेशानी हो जाएगी। उसमें घुसने के लिए ये सारा जो खेल है, किसी को लगता है कि नहीं मैं ही लड़ूंगा, अब मेरा जवाई लड़ेगा, मेरा बेटा लड़ेगा, फला लड़ेगा। तो मेरा ये है कि नए लड़के कहां जाएंगे। और राहुल गांधी ने मेरे को बनाया, क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं अपने जैसे 50-60 लोगों को खड़ा करके जाऊं? पर आप जब ये कह रहे हैं कि मेरा भाई लड़ेगा, मेरा भतीजा लड़ेगा, मेरा बेटा लड़ेगा, तो इस मामले में आपने भी अपनी पत्नी अमृता जी को बाय इलेक्शन लड़वाया ना? उसमें कारण है, बता दूं। मैंने कहा मैं नहीं लड़ाऊंगा। आज आपने खुल के बात सुननी है तो सुन लो, आप भी बहुत हर चीज का ब्यौरा रखते हो और पूरे समझदार हो। मैंने कहा दिल्ली वालों को कि बाय इलेक्शन मैं अपनी घरवाली को नहीं लड़ूंगा। बाय इलेक्शन 99% उम्मीद होती है कि हार रहा है बंदा। तो जब मैंने कहा कि नए लड़कों को टिकट दो, तो दिल्ली में आके कुछ शुभ चिंतकों ने ये कह दिया कि जो राजा वड़िंग है ये भागना चाहता है, ये लड़ेगा नहीं अब, क्योंकि इसका काम ठीक है, ये लड़ेगा नहीं, ये किसी और को लड़ाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो इसकी धर्मपत्नी है। कैसे कह सकता हूं मैं राहुल गांधी को कि मेरी धर्मपत्नी को लड़ाओ चुनाव? कभी नहीं कह सकता। मैंने केसी वेणुगोपाल को कहा कि आप सर, ये यहाँ नौजवान एक लड़का है, 1-2 लड़के मैं आपको देता हूं, उनको चुनाव लड़ाइए। तो मेरे शुभचिंतकों ने कहा नहीं, भाग रहा है सरकार से डर के मारे, सरकार से मिल गया है। नहीं ऐसा, मैं किसी से टिकट मांगने नहीं आया और मैंने ये कहा कि नहीं लड़ूंगा। तो केसी ने कहा नहीं, योर वाइफ इज वेरी पोटेंशियल, उसको लड़ाओ आप। वो लड़ाना पड़ा। कोई पागल थोड़ी है व्यक्ति कि बाय इलेक्शन घरवाली को लड़ाएगा पहला चुनाव। बाय इलेक्शन 99% हारते हैं चुनाव, 1% कोई बंदा जीत जाए तो जीत जाए। तो इसके पीछे ये कहानी है। एक बड़ी चर्चा चल पड़ी है, क्योंकि सुखबीर बादल को तो खैर नांदेड़ में उन पर अटैक भी हो गया आपका, हाँ, और अभी वो प्रधानमंत्री से भी मिले, तो वहाँ से एक चर्चा चल पड़ी कि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस हो सकता है। और भाई लंबा समय रहा, 96 से अलायंस रहा, ये तो अभी कुछ साल पहले टूटे हैं और राजनीति में किसी भी पॉसिबिलिटी को खारिज नहीं कर सकते। अगर ये अलायंस हुआ तो कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? हमें बहुत फायदा होगा अगर अलायंस हो जाए। उसका कारण ये है, सरदार जो वोट है वो बीजेपी को वोट नहीं डालता है। फूल पे वो मोहर नहीं लगाता। और जो हिंदू है वो ये समझता है, शहरों वाला, कि हम तकड़ी पे वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस इज अ बेटर ऑप्शन। हम तो अलायंस के साथ ही लड़े हैं इससे पहले हमेशा। लेकिन आज के दौर में दोनों अपनी जमीन तलाश रहे हैं और मेरे को लगता नहीं है, उनको भी ये पता चल गया है कि अगर अलायंस हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर दी सुखबीर बादल। उन्होंने कहा कि मैं इन इश्यूज के ऊपर, पंजाब के ये इश्यूज हैं, इनके साथ अलायंस तोड़ रहा हूं। इश्यूज तो वही पड़े हैं, जनता जानती है कि इश्यूज का कोई समाधान हुआ नहीं है। आपने प्रेसिडेंट की वोट भी डाला, अब डिलिमिटेशन वोट डालने के लिए भी घूम रहे हैं। आपने कहा, विश्वास जताया है कि हम करेंगे, वुमेन रिजर्वेशन पे ऊपर आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उनको पता चल गया, मिलने तो वो आए थे, कि नीचे पंजाब में बात चल पड़ी कि अलायंस होगा। आपने जैसे कहा कि खारिज नहीं किया जा सकता। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सिरे से 2 दिन पहले खारिज कर दिया कि अलायंस नहीं करेंगे। और केवल ढिल्लों जो उनका अध्यक्ष है, उन्होंने कहना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अलायंस हो जाएगा तो हमारा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये दोनों अलायंस कर ले तो हमारे लिए बेहतर होगा। ना इनका ना करने से कोई हमारा नुकसान हो रहा है, ना इनके करने से हो रहा है। ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा अकाली दल और इनके पास कुछ नहीं। ये जो राघव चड्ढा और उनके साथ कई सांसद जो हैं वो बीजेपी चले आए। अब जैसे देखिए कि बंगाल में भी कई राघव चड्ढा तो खो ही गया है, पहले तो रोज चमकता था, आपको नहीं लगता? अभी तो प्रधानमंत्री के साथ मिलने से जो प्रधानमंत्री को मिल लेता है वही खो जाता है।
जिंदा रहना है तो प्रधानमंत्री को नहीं मिलना है। अगर किसी ने खोना है पॉलिटिक्स में तो प्रधानमंत्री जी को मिल लो आप। कहाँ है राघव चड्ढा? जो रील्स चलती थी राघव चड्ढा की चमक दमक थी, खत्म हो गई। राज्यसभा के सांसद हैं। 750 वोट नहीं है उनके पास। 7 सांसद अगर मैंने सवाल खत्म कहाँ किया? नो, आपने कहा ना 7 वो ले गए। हाँ, मतलब एमपी आए। मैं ये कह रहा था कि जिस उड़ीसा में, जिस असम में, जिस बंगाल में बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो वहाँ सरकार बन गई। अब बीजेपी का ये कहना है कि जैसे एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े कर दो, सबका वोट शेयर अलग अलग, हमारा एक आ जाएगा। ये लोग भी आ गए हैं, राघव चड्ढा एंड टीम, तो बीजेपी विल बी इन ए सिचुएशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब बीजेपी की तरफ से हमें बताया गया है। एक तो बंगाल पंजाब नहीं है। पंजाब के लोग, मैंने तो ये देख के हैरान हूं कि जिस तरीके से ये लोग भागे हैं, पूरी पार्टी टूट गई यार। कौन सा ऐसा डर था? पंजाब के लोग भागने वाले नहीं है। पंजाब के लोग अगर ऐसी कुछ बात होगी तो सामने से अड़ जाएंगे। ये लोग भी तो पंजाब से ही हैं। ये लोग अड़ जाए? कौन? जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। किन की? राघव चड्ढा की? हाँ, चड्ढा कहाँ पंजाब का है? चड्ढा तो दिल्ली का है, माइग्रेंट है। ठीक है, पंजाब से अब राज्यसभा के आप सांसद चड्ढा उनके को पंजाबी थोड़ी बताएंगे। ठीक है, अब चड्ढा को अगर आप पंजाबी बता दोगे तो फिर बस ठीक है आपका काम। नहीं, पंजाब से राज्यसभा के सांसद कुछ हैं ना। नहीं, ये कभी बेचारा, देखो बात सुनो, आसान नहीं बोलना चाहिए यार। आपके एथिक्स, लोग आपकी वैल्यू तब तक करते हैं जब तक आप एथिक्स की वैल्यू करते हैं। आपको यार जिस बंदे ने बनाया, देखो मैं केजरीवाल साहब को एक ही मैं उसमें देता हूं क्रेडिट कि इस बंदे को बनाने वाला वो है। अगर चड्ढा को केजरीवाल साहब नहीं बनाते तो चड्ढा कुछ नहीं था। इसको खड़ा रहना चाहिए था। थोड़ी सी मुश्किल है, क्या फर्क पड़ता था? 5-7 महीने अगर जेल चला जाता तो कुछ होना था, लेकिन क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी होनी थी। आज कोई जानता नहीं, आज चड्ढा खो गया है। रही बात संसद जो गए हैं, पैसे वाले आदमी थे, वोट तो है ही नहीं, पैसा है उनके पास, पैसा ले लो, ठीक है। तो ये लोग जो भगवंत मान का साथ छोड़ करके आए, तो भगवंत मान से आपके कैसे रिश्ते हैं, रिलेशन? मतलब जो चीफ अच्छे थे। अच्छे थे। और अब नहीं। अच्छे कब थे? मुख्यमंत्री साहब बनने से पहले और उसके बाद 6 महीने। लोग तो बताते हैं, मतलब आप ही की पार्टी के लोग बताते हैं कि आपके उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं। कुछ तो कहेंगे, अगर ये नहीं कहेंगे। अरे आपकी पार्टी से हैं भाई। मैं तो वही कह रहा हूं। और मैंने अब क्या कहा है पता है आपको? मैंने बोला है, ऐसा नहीं कुछ बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं इनकी आपस में, एक ही बात है। आपने वो बात नहीं कही, मैं बोलता हूँ। मैंने कहा है कि भगवंत मान के खिलाफ किसी ने कह दिया परसों 4 दिन स्टेज के ऊपर कि हिम्मत है तो ये हमारे जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, ये कोई बादल के सामने लड़े और कोई मजीठा के सामने और कोई भगवंत मान के सामने, कोई अमृतपाल के सामने। तो मैंने बोला यार सुनो मेरी बात, अगर फिर मेरे को लड़वाना तो हाई कमांड ने, राहुल जी ने और खड़गे साहब, तो फिर मेरे को भगवंत मान के सामने लड़ाना। और मैंने ये भी कहा कि अगर कोई और इच्छुक है लड़ने का, बड़ा नेता, तो वो भी लड़ सकता है। ये तो आपका मास्टर स्ट्रोक हो गया नहीं, ना? वो भी लड़ सकता है अगर किसी में हिम्मत है। किसी ने भी लड़ना है, हिम्मत तो चलो सब में है, तो किसी में इच्छा है भगवंत मान के खिलाफ लड़ने की तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं? ये जो आपने कहा कि मैं भगवंत मान के खिलाफ लड़ूंगा, मतलब पार्टी नहीं चाहा, तो ये आपने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। वो ऐसे कि सीएम का कैंडिडेट कौन होगा, जिसको लेकर के बहुत बखेड़ा है आपकी पार्टी में। अब सीएम के खिलाफ आप लड़ोगे तो आप हो गए। अरे भैया, सीएम के खिलाफ लड़ने वाला तो सीएम के खिलाफ केवल लड़ने वाला थोड़ी मुख्यमंत्री बनता है। वो कैसे होगा? एक परसेप्शन जाएगा ना, आप पार्टी के प्रेसिडेंट। उसमें रिस्क भी तो बहुत बड़ा है ना। अगर आप आपकी बात ही मान लो, मुख्यमंत्री मौजूदा से चुनाव लड़ना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। ये तो आप बघेल जी वाली भाषा बोलने लगे। बघेल जी वाली बोल लो, चाहे बघेल जी भी तो हमारे ही हैं, उनकी भाषा बोलने में गुनाह क्या है? मेरे कहने का मतलब, ये तो किसी में दम होना चाहिए ना, ये किसी में हिम्मत होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने की। और कोई ऐसा तो नहीं है कि वो चीनी की बोरी, चीनी का वो कट्टा है जिसको उठा के लाना है तो मुश्किल काम।
तो ठीक है, मुश्किल में मजा भी तो है। तो हमने तो मजे वाले ही काम किए, हमेशा मुश्किल किए। इसलिए कभी हरसिमरत के सामने लड़ा, कभी बिट्टू के सामने लड़ा, कभी मनप्रीत के बादल के लड़ा। मेरे को तो मजा आता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, अगर कोई और व्यक्ति इस बात को ये कहे कि मेरा तो ऐसा है, मेरा नहीं है, तो उनको बोलो कि आ जाओ भैया, लड़ो भगवंत मान के खिलाफ। भगवंत मान के खिलाफ भी हिम्मत होनी चाहिए ना, ये कहने की कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं कह रहा हूं, मेरे को पार्टी, अच्छा ये भी कह देता हूं कि मेरे को कुछ नहीं बनाए, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। लड़ाना ना लड़ाना ये राहुल जी का फैसला है और खरगे साहब का फैसला है कि मैं कहां से लड़ूंगा या नहीं पर लड़ूंगा। आपने ये कह के माहौल तो बना दिया लेकिन ना। मैं ये कह रहा हूं और कोई और व्यक्ति नहीं कह रहा है। ना तो सुखबीर बादल कह रहा है, ना कोई बीजेपी का अध्यक्ष कह रहा है, ना कोई और कह रहा है, लेकिन राजा वड़िंग ये कह रहा है। फिर आपको बुलाऊंगा अगर मैं लड़ा उसके खिलाफ। अगर राहुल जी ने मेरे को लड़ाया तो फिर आपको वहीं बैठा कर इंटरव्यू करेंगे और आप सुन लीजिए, अगर मैं लड़ा तो मैं भगवंत मान को भी हरा दूंगा। आपने जो बोला, मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए दोबारा ध्यान से, क्योंकि मैं लड़ता ही जीतने के लिए हूं। धुरी विधानसभा से मैं कह रहा हूं लड़ता ही जीतने के लिए हूं। दूरी के कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जीतूंगा, और अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी मंजिल सर कर सकते हो। जब आप ये बात कह रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने राजा वर्डिंग के लिए कहा कि वो कंप्रोमाइज लीडर है। कंप्रोमाइज लीडर के बारे में जब मेरे हमने, बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा कंप्रोमाइज लीडरों से। हाँ हाँ, सुनिए नाम तो नहीं लिया आपने, नहीं, नाम जब नहीं लिया, मतलब अरे जो कहने वाला है वो भी जान रहा है, जो सुनने वाला है वो भी जान रहा है किसके लिए है, कि आप नहीं जान रहे। फिर जब उसकी पोस्टमार्टम में गए तो पता लगा कि भाई, लोगों ने बताया, कांग्रेस की, आपकी पार्टी के लोगों ने, कि एक मामला था जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, 3.5 महीने के लिए रहे थे, जिसकी विजिलेंस इंक्वायरी हुई, और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट की फाइल को दबाए रखने के लिए आपकी और भगवंत मान की एक अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए आप कंप्रोमाइज, मतलब कंप्रोमाइज हैं तो कैसे हैं, तो उसके तह में जाने पे ये बताया गया। देखो, बात यह है कि किसी भी नेता के ऊपर करप्शन की बात कर लो, कैरेक्टर की बात कर लो, इल्जामात बड़े आसान है लगाने, लेकिन उसकी कभी पुष्टि हो तो बात है। इल्जामात तो बहुत से हैं, हर व्यक्ति के ऊपर है। नहीं, हर व्यक्ति नहीं, बताओ कौन से, बताओ, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत से इल्जाम। ठीक है, मैं एप्स्टीन फाइल से लेकर क्या क्या कहानी, मैं बताता हूँ। 3.5 महीनों में जो मंत्री रहता है वो कौन सा घपला करता है और वो कैसे होता है, और कौन सामने वाले को पता है सरकार जाने वाली है उसको क्या मिलता है, ये मैं तो जानता नहीं। जो बसेस हमने राजस्थान से बनाई थी वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब भगवंत मान की सरकार ने भी बसेस राजस्थान से ही बनवाई, क्योंकि उसके लिए एक लाइसेंस होता है, और मैंने बसें नहीं खरीदी, मेरे से बसेस पहले खरीद ली गई थी। 3 महीनों में कौन सी बसेस खरीदी जाती हैं? मेरे को तो आके किसी ने बोला कि हमने बसेस ऑलरेडी खरीदी हुई हैं और उनका हमने बॉडी का टेंडर लगाया हुआ था, वो कैंसिल हुआ है, हमने दोबारा लगाना है, मैं भी लगा लाऊं। फिर विजिलेंस इंक्वायरी क्यों? उन्होंने कहा कि ये महंगी बस है। भगवंत मान ने, जो आपने कहा कि आपकी अच्छी थी तो कब क्या हुआ, आपने पूछा ना, पूरा जवाब नहीं सुना आपने। तो इसीलिए अगर अच्छी थी तो अगर हर व्यक्ति को आप इस नजर से देखोगे, अगर मेरी अच्छी थी तो फिर विजिलेंस फाइल क्यों गई? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ हुआ नहीं ना। नहीं, एक मिनट सुनिए, विजिलेंस में जानी क्यों थी? अगर राजा वड़िंग की भगवंत मान के साथ बहुत अच्छी थी तो फिर विजिलेंस के पास तो ये भी हो सकता है भाई, कर लो और बाद में कि ठीक है आप मिले हैं, क्या ठीक है, करा लो, लोग कह रहे हैं। कौन चाहेगा? मैं आपका चाहूं कि आपकी ईडी इंक्वायरी करा देता हूं, अपने दोस्त हैं, बाद में ठीक कर लेंगे, कोई बात है? ऐसा होता नहीं है क्या? देखो, पहले मैं आपको फजीयत करा दूंगा पूरे बाजार में
पहले फजीयत करा दूंगा, वो तो ये होता है कि कुछ ना हो। तो मेरे कहने का मतलब अगर इतनी भाईचारक सिस्टम रहता जो ये कहते हैं, फाइल तो हर डिपार्टमेंट की होगी विजिलेंस के पास। ऐसा नहीं है कि फला डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की फाइल विजिलेंस के पास होगी, वो हर चीज को चेक करते हैं। ये भगवंत मान को आप फोका मुख्यमंत्री कहते हैं। हाँ, तो फोका ही है और क्या है। फोका होता क्या है भाई? फोका होता है कुछ नहीं है, पहले कुछ मतलब कि फोका मतलब कि जैसे हम गन्ना खाते हैं उसमें रस नहीं होता, उसको कहते हैं फोका गन्ना है। गन्ने में तो रस होता है। कई गन्ने ऐसे भी होते हैं ना, काने होते हैं, काने, उसको कीड़ा लगा हुआ था, लाल लाल से होते हैं, जब छीनते हैं तो लाल निकलता है। आप तो यार किसान के यूपी बिहार के वाले हो, आपको पता नहीं है, सारा गन्ना थोड़ी ठीक होता है। तो फोका मतलब जिसमें रस ना हो, कुछ ना हो। तो मैंने उनको नाम दिया इज अ फोका मुख्यमंत्री, क्योंकि भगवंत मान ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज पंजाब के अंदर गैंगस्टरवाद की अगर बात कर लो, चरम सीमा पे, करप्शन चरम सीमा पे है, कर्जा प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का है, चरम सीमा पे, ड्रग्स चरम सीमा पे है। मतलब कि हर चीज, किसान नहीं छोड़ा, गरीब नहीं छोड़ा, मजदूर नहीं छोड़ा, कोई नर्सेज नहीं छोड़ी, मनरेगा वर्कर्स नहीं छोड़े जिसको भगवंत मान ने पीटा नहीं। तो आज पूरा देश भगवंत मान की तरफ देख रहा है। पूरा पंजाब लौटा दिया, पंजाब का पैसा दूसरे राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपना सिस्टम चलाने के लिए लगा दिया। आप कभी उनको फोका मुख्यमंत्री कहते हैं और कभी कहते हैं कि सरकार केजरीवाल चला रहे हैं। कोई एक ही चला रहा होगा ना। हाँ, तो चला रहे हैं केजरीवाल और भगवंत मान दोनों में। कोई भगवंत मान को बरी नहीं कर रहा हूं, भगवंत मान साहब की मिली भुगत से हो रहा है। आप बताइए एक मिनट में, गोवा में इश्तेहार लग रहे हैं अखबार के अंदर, फुल पेज इंटरव्यू चल रहा है, तो क्यों गोवा से हमारा क्या लेन देन है भाई? केजरीवाल साहब अपनी पार्टी वहां चलाएं। अरे आम आदमी पार्टी वहां भी है, वहां 500 गाड़ियों का टेंडर लगा रहे हैं कि बाहर, स्टेट से बाहर चाहिए। अब गुजरात में आपको चाहिए गाड़ियां और गोवा में चाहिए, पंजाब पैसे क्यों दे? वो पैसा पंजाबियों का है, आप पंजाब में लगाएं। मेरे कहने का मतलब साइन किसके होते हैं? भगवंत मान के। भगवंत मान साहब की मिली भुगत के साथ पंजाब के पंजाबियों का पैसा लूटा जा रहा है अदर स्टेट्स के अंदर। जो झंडा डंडा सारी कायनात दिल्ली वाली वहां बैठ गई है जाकर, वो वहां का सामान अदर राज्यों में अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। कहां से आ रहा है पैसा? कोई मशीन तो लगी नहीं। आम आदमी पार्टी का कोई कारोबार है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है? नहीं, पार्टी है। मैं बता रहा हूं, वो पार्टी का झंडा डंडा गुजरात में लग रहा है, कौन दे रहा है? वो पंजाब आ रहा है, पंजाब के लोगों का पैसा है। अब वहां पर एक तीर्थ यात्रा चल रही है भगवंत मान की। मैं देख रहा हूं। वो बसें कहां से हैं पता है? वो दिल्ली की बस है, पंजाब की बस ही नहीं है। मतलब कि आप क्या पंजाबियों को बेवकूफ समझते हो क्या कि पंजाब का माल ले जाओगे लूट के? 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। हम 7,000 करोड़ का कर्ज लेते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में साल का, इन्होंने 15,000 करोड़ कर दिया। लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक स्कूल नहीं, एक पुल नहीं। आप बता दीजिए। स्कूल के बारे में तो उनकी बता रिपोर्ट दो आई थी। वो इनके समय की रिपोर्ट नहीं है। स्कूल हमारे समय की रिपोर्ट नंबर 1 स्कूल थे हमारे। स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करते हैं। इन्होंने एक नया स्कूल नहीं बनाया, पुराने स्कूल में एक कमरा डाल के उसको रंग रोगन करके। मैं आपको चैलेंज करता हूं, झाड़ू के किसी व्यक्ति को यह कहना कि मेरे को एक नया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया बनाया हो, एक नई सड़क बनाओ जो कच्ची थी आपने पक्की बनाई, पुल बना दो, बता दो, एक मेडिकल कॉलेज बना दो, बोल रहा है 16 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। पंजाब के ऊपर कर्ज आप ले रहे हो तो पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो ना। हर बंदा लोन ले। देखिए, कर्ज की जो बात है, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में भी है, वहां भी यही हाल है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। हमने लोन लिया है तो हमने गाड़ी खरीदी है, किसके लिए? घर के लिए। मैंने अपना घर बनाया है, उसके ऊपर लोन लिया है। समझ आती है बात, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन मैंने घर भी नहीं बनाया, गाड़ी भी नहीं ली, तो लोन भी ले लिया है। ये बात समझ नहीं आती है यूं ही, क्योंकि
केजरीवाल साहब कहते थे हम 30,000 करोड़ रुपया रेत माइनिंग से ऐसे यूं ही ले लेंगे। 20,000 करोड़ रुपया तो फाइनेंस जब बनता है, हमारा बजट बनता है, उसमें घपला बपला होता है। जब उनको लोगों ने पूछा कि स्कीम कैसे लागू करोगे आप, तो उन्होंने यही कहा अब टीएडीए नहीं दे रहे मुलाजमों का, वो सड़कों पर है। हाई कोर्ट ने हदायत दी है कि भाई पैसे दो, पैसा है नहीं है इनके पास, तो वो रेत माफिया वहीं वैसे ही चल रहा है। पंजाब में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू क्या है, मतलब जिसपे आपको लगता है कि हाँ? आई थिंक ड्रग्स इज अ वेरी बिग इशू। ड्रग, लॉ एंड ऑर्डर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये 3 बड़े इश्यूज हैं पंजाब के अंदर। और भगवंत मान के फोका में इसलिए कह रहा हूं कि भगवंत मान कह रहा था बीएमडब्ल्यू का कारखाना हम लगा देंगे, एक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। 12वें नंबर का स्टेट है हमारा जिसमें इन्वेस्टमेंट 0 आई। रीजन बीइंग गैंगस्टरवाद है, वहां पर अनुकूल वातावरण नहीं, मौसम ठीक नहीं। तो बताइए, चुनाव होने सब कुछ है और कहीं ये चर्चा ही नहीं होती है कांग्रेस को कि भाई कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो मुद्दे क्या हैं, अगर मान लीजिए उससे सरकार बनती तो क्या करना चाहती है, ये सब कहीं बात ही नहीं होती, बस आप लोगों का एक ही चलता रहता है। हाँ, तो हम लोग एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है, वी आर उसके ऊपर। वो तो 1 जुलाई को कमेटी। हाँ, तो फिर अभी है 6 महीने साहब, उसकी कमेटी में चर्चा चल रही है। जैसे हमने बात की पीछे कि हम रेत फ्री करेंगे, हमें 500 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। जन जन से जुड़ा हुआ इशू है, हम माइनिंग फ्री करेंगे। जहां हमें पोकलाइन मिलेगी, जहां हमें जेसीबी मिलेगी, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, दिखेगी नहीं। पुराने जमाने में होता था, लेबर आके वो भरती थी ट्रक। मैंने 2002 में अपना घर बनाया, तो ट्रक भेजते थे, लेबर 25 बंदे वो भर देते थे ट्रक, और उसमें एनवायरमेंट इशू भी नहीं आता था। क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ी मशीन नहीं है, डिगिंग नहीं होती है। हमारा एनवायरमेंट भी सेफ होगा, लेबर भी मिलेगी, और रेत जहां से जिसको चाहिए होगा उतना माइनिंग। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है, ऐसी सोचती ही रहेगी। ये मैनिफेस्टो में हम दर्ज करेंगे और ऐसा हम करेंगे गवर्नमेंट आने पर। ऐसा ही मैंने कहा है कि पुलिस में रिफॉर्म्स लेकर आने की बड़ी जरूरत है, कि पुलिस अंग्रेजों के समय के वही कानून है। एक बंदे को जेल डाल देते हो आप, और वो 7 महीने जेल रहता है, उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है, फिर उसका केस चलता है 4 साल, फिर वो बरी हो जाता है। जिस आईओ ने केस डाला होगा, पुलिस वाले ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, अगर वो व्यक्ति जेल से बाहर आ गया और उसने कोर्ट ने बरी कर दिया, जितने दिन वो जेल रहा, 4 महीने रहा, तो 4 साल की उसकी नौकरी काट ली जाएगी और उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी। कम से कम जो हो रहा है, जो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है कि मेरा थानेदार और एफआईआर लगा दो, भाई उस व्यक्ति का क्या कसूर है जिसको आपने जेल डाल दिया 2 साल के लिए और कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया? उसका हर्जाना कौन भरेगा? आपको भरना होगा पुलिस वाले को। अगर पुलिस वाले को यह डर होगा कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरी नौकरी काट ली जाएगी, अगर तीसरा केस हो गया तो मैं डिसमिस हो जाऊंगा, तो मेरे को लगता है शायद इस देश में वेंडेटा पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी, और पंजाब में तो जरूर हो जाएगी। तो मेरे को लगता है कि ये हम विजन डॉक्यूमेंट एक 2027 के लिए कांग्रेस पार्टी देगी, और बहुत जोरदार विजन डॉक्यूमेंट होगा, और जिसको हम लागू करेंगे जमीन से। पर आज के सूरत हाल में कभी ऐसा मौका आया फॉर ए मोमेंट, अरे यार कहाँ फंस गया हूँ मैं यहाँ अब चल नहीं पाऊंगा, और कांग्रेस में कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं रहा फैसला, चलो भाई यहाँ से निकल लेते हैं? मैं फंसता नहीं हूँ कहीं, पहली बात तो मैं फंसता नहीं हूँ। दूसरी बात, आज तक तो ना तो कभी ख्याल आया है, तो ना ही आगे आने की संभावना है, क्योंकि एक्चुअली राहुल गांधी के आसान ही इतने हैं, वो उतारने मुश्किल होंगे। जहां राहुल जी फंस जाएंगे वहां हम फंस जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? और इससे ज्यादा चाहिए भी क्या? बताओ क्या चाहिए? जिसका बाप सरपंच ना रहा हो, वो मंत्री बन जाए, 3 बार का विधायक हो जाए, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हो जाए। राहुल गांधी एक फैसला लेके तो फंस गए ना, एमपी बन जाए। मेरी बात तो राहुल गांधी भी कहीं फंसते नहीं। नहीं, फैसला लेके इसीलिए फंस गए हैं कि पूरा
कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है कई जगहों पे, और सिर्फ एक नेता नजर आता, बाद बाकी जितने भी सीनियर लीडर्स हैं कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहता। भाई ये कोई ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, सीनियर तो हमारे सम्मानजनक रहेंगे ही रहेंगे। अब बहुत से नए लोग भी हैं। अब सीनियर और जूनियर का तालमेल होना चाहिए पूरा, मतलब कि आधे लोग नए होने चाहिए, आधे लोग पुराने होने चाहिए। कभी मन किया कि रवनीत बिट्टू ने जो किया कर लेते हैं? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन राहुल गांधी के बिना कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा है कि इसके बाद पॉलिटिक्स का एंड भी हो जाए तब भी क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए। मैंने आपको वही कहा है कि बाप सरपंच नहीं था, इतना कुछ दे दिया यार। अब व्हाट एल्स? अब जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, अब तो बहुत ही सौदाबाज करने के लिए बहुत सी दुकानें आ जाएंगी, लेकिन राजा वड़िंग कोई सौदेबाज थोड़ी है। छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। नहीं, राहुल गांधी को आपने... पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, राहुल गांधी को नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव द पॉलिटिक्स। हाँ, नाराज हो सकता हूं राहुल जी से, लेकिन राहुल गांधी जी को छोड़ अभी आप नाराज हैं? नहीं, मैं क्यों नाराज हूं? क्यों नाराज हूं? भाई उन्हीं की वजह से तो ये हाल है। तो मैंने कहा कौन सा हाल? ये चन्नी साहब अरे इधर, मजे ले रहा रंधावा साहब हूं। इधर। उन्हीं की कृपा से, वैसे तो भगवान के लिए हम कहते हैं कि उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, ये पंजाबी में। राहुल गांधी की कृपा से सजे हम हैं, उनकी वजह से ये हाल नहीं है। अगर वो ना होते तो राजा वड़िंग नहीं होता। और मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे जैसे हजारों नौजवानों को राहुल गांधी जी ने खड़ा किया है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ये जो मकर द्वार पे हुआ था रवनीत बिट्टू वाला मामला, अभी चूंकि जिक्र आया उनका, इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप वहां थे? ये हुआ क्या था, कैसे क्या सब? कुछ नहीं, वो कुछ बोल रहा था, कुछ नहीं होने वाला। आगे से कोई कमेंट कर रहा था, तो राहुल जी ने कहा हेलो माय फ्रेंड ट्रेटर। तो उसको तब तो समझ नहीं आया ट्रेटर क्या है, इधर उधर वो ऐसे ही हाथ में लाने और भटकने लगा। और पहले भी वो मकर द्वार के बिना भी तो बहुत बार बदतमीजी कर चुका है लोकसभा में, क्योंकि अपने आकाओं को खुश कर रहा है। अमित शाह जी को ये बता रहा है कि जिसको मैं कहता था कि मेरे को दस्तार बांधने के लिए राहुल गांधी ने प्रेरित किया, उसके लिए ये कहता कि मेरे को मेरी दस्तार उतारने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल गांधी ने बहुत प्यार दिया। आज सोच रहा होगा कि यार अगर मैं हार भी जाता हूं लुधियाना से तो राज्यसभा बना देते राहुल गांधी। किस चक्कर में पड़ गया? अब ना इधर के ना उधर के रहे। बात सुनना आप मेरी। अब पंजाब को संभालने गया रवनीत बिट्टू, अगला चुनाव एमएलए का चुनाव हार जाएगा, लिख के ले लो आप मेरे से। एमएलए भी नहीं जीतेगा, क्योंकि जो पंजाब है उसकी तबीयत ऐसी है, तस्वीर ऐसी है कि वो गद्दार लोगों को पसंद नहीं करता है। आप चले जाओगे चुनाव लड़ने, आपको जता देगा। हमें नहीं लड़ना। कुंवर विजय प्रताप जीते आपके वहां के, जीते हैं। क्या है उनका पंजाब में? वहाँ अफसर रहे हैं ना, अफसर रहे, लेकिन वो इसलिए जीते कि ठीक है भाई उसको जिता देंगे, लेकिन बिट्टू नहीं जीतेगा। मेरी बात याद रखना। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि दो लोग हैं, उनमें नहीं बन रही है, तो क्या करना चाहिए? दो लोग हैं, हाँ, तो बैठा के उनका समाधान हो जाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात है। हाँ, तो हो जाएगा। तो आप चन्नी साहब, सुखजिंदर सिंह रंधावा, परगट सिंह, ये सारे लोग जो बैठ के, प्रताप सिंह बाजवा, कोई आप ही क्यों नहीं पहल करते? भाई मुझे तो अजीब सा लग रहा है। मतलब 1.5 महीने तो आप क्या चाहते हो कि मैं नहीं चाहता। ये हाँ। तो मैं पार्टी को सोचना चाहिए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। आपने खुद कहा कि बैठ के बात कर लेनी चाहिए, और जो पहल करे वो अच्छा नहीं है क्या? मैं करता रहता हूं पहल, मैं करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। क्या पहल करते हैं मतलब? कि समाधान हो जाए हर चीज का। कैसे करते हैं? तो सब कुछ समर्पित कर देंगे किसी ना किसी दिन। इसका मतलब क्या हुआ? कि भैया तुम ही हो आका, तुम कुछ भी हो, सीएम बनो, कुछ भी बनो, हर व्यक्ति को जो भी कोई बनना चाहेगा, बनाना तो राहुल जी ने और हाईकमांड ने। मेरी तरफ से मैं हर चीज बोलूंगा कि ठीक है भाई। और मैंने तो कहा है कि अगर अध्यक्षता या कुछ भी चीज हाईकमांड ने देनी है उनको तो दे। अब मेरे से झगड़ा नहीं है, मेरे से क्या झगड़ा है? वो कोई चीज मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, वो तो हाईकमांड ने देना है या नहीं देना है। मेरे से तो कोई झगड़ा नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा साहब, आपने बात की खुले तरीके से, कुछ कुछ बातें आपने मन में रख ली। सारी बातें भी नहीं बतानी चाहिए। थैंक यू सो मच।